हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम नवंबर 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे और आपको एक नेट का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए कितने क्वेश्चंस या कितनी नॉलेज होनी चाहिए, किस किस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, वो सब आपको एक रफली आइडिया मिलेगा इस वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये पार्ट ए का है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पढ़ लेते हैं पहले इसको, कि क्लॉक ए जो है वो लूज़ करती है 4 मिनट एवरी आवर, क्लॉक बी शोज़ द करेक्ट टाइम, क्लॉक सी गेन्स 3 मिनट्स एवरी आवर। तो 3 क्लॉक हैं, ए बी एंड सी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिखा रही है। ये हर पर आवर के अकॉर्डिंगली 4 मिनट्स लूज़ कर रही है और ये 3 मिनट पर आवर गेन कर रही है। फिर कहते हैं कि ऑन मंडे ऑल द 3 क्लॉक्स शोड द सेम टाइम 8 PM। मंडे की 8 PM को तीनों ने सेम टाइम दिखाया, वो है 8 PM। ऑन द फॉलोइंग वेंसडे व्हेन द क्लॉक्स, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो जो सी क्लॉक है उसने 2 PM दिखाया। तो वेंसडे को जब सी क्लॉक ने 2 PM टाइम दिखाया तो क्लॉक ए ने क्या टाइम दिखाया होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। देखिए, हमें क्या टाइम, इन तीनों क्लॉक्स के बीच का जो टाइम रिलेशन है वो तो हमें पता है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसकी हेल्प से हम यहाँ पता लगाएंगे कि जब सी क्लॉक में 2 बज रहे थे तो बी क्लॉक में उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा था, और इसकी हेल्प से हम ए का टाइम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हो सकता है आपके पास इससे और इजी वे हो क्वेश्चन सॉल्व, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, नो डाउट, बट मैंने इस क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व किया है बस वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अब देखिए, मंडे टू ट्यूसडे, ठीक है, मंडे की 8 बजे से मैं एक्चुअली यहाँ पे आवर्स का डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि मंडे की 8 बजे से लेकर वेंसडे के 2 बजे तक कितने आवर्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मंडे टू ट्यूसडे 8 PM से 8 PM कितना डिफरेंस, कितने आवर्स मिले यहाँ से आपको, मंडे की 8 PM से ट्यूसडे की 8 PM में आपको मिले यहाँ पे 24 आवर्स। उसके बाद ट्यूसडे से वेंसडे तक 8 से 2 बजे तक का आपको फाइंड करना है और इसका डिफरेंस मिला आपको 18 आवर्स। ठीक है, आप 8 बजे, ट्यूसडे के 8 बजे से लेकर वेंसडे के 2 बजे तक का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितने घंटे आपको मिल रहे हैं। तो ये टोटल आवर्स मिल गए आपको, ये हो जाएगा 8 12 2 1 कैरी 3 42 आवर्स का यहाँ पर गैप है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं ये फाइंड करना चाह रही हूँ कि ए और बी के जो टाइम है उसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो, हर 1 घंटे पे 3 मिनट एडिशनल शो करता है, तो इसका मतलब 42 आवर्स थे। मैं इंटू 3 कर दूँ, मेरे पास अब जो आएगा वो आंसर मिनट्स में आएगा। ये आर था, तो 42 आवर्स में हर एक 1 आवर में 3 मिनट बढ़ रहे हैं। तो 42 इंटू 3 करेंगे तो टोटल कितने मिनट्स वो इंक्रीज हुआ है इन 42 आवर्स में, वो हमें पता लग जाएगा। 3 2 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12, 126 मिनट्स, विच मीन्स 2 आवर एंड 6 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 आवर में, अगर 1 आवर में 60 मिनट है तो 2 आवर में कितना हो गया, 120, और 6 मिनट मतलब ये किसके इक्वल हो गया, 2 आवर 6 मिनट्स के। तो मुझे अगर बी का टाइम फाइंड करना है तो क्यों ना मैं इसी टाइम में से 2 आवर्स 6 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो दैट मुझे उस टाइम पे बी पे क्या टाइम हो रहा होगा वो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 बज रहे थे उस टाइम पर और मुझे 2 आवर्स कम करने हैं, तो 1 and 12 ये हो जाएगा 12, बट 6 मिनट्स और कम करने हैं, तो ये हो जाएगा उस टाइम पर टाइम हो रहा होगा 11:54 AM। ठीक है, तो ये डिफरेंस निकल गया। जैसे मैंने इसका डिफरेंस निकाला है, बिल्कुल उसी तरीके से हम ए का भी डिफरेंस निकालेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, अब फिर से हम फाइंड करेंगे कितने आवर का डिफरेंस है। अब मंडे से लेकर ट्यूसडे 8 बजे
कि 8 बजे तक, ये तो हो गया 24 आवर्स का डिफरेंस। उसके बाद वेंसडे की 11:54 तक का हम फाइंड कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको 12 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इन आंसर्स में जब देखोगे तो ये सारे आंसर्स जो है 1 1 आवर की गैप में दे रखे हैं, तो आप उसमें से बाद में जो ये 6 मिनट्स है उसको माइनस करके आंसर फाइंड कर सकते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं 12 मान के चल रही हूँ। तो कितने आवर्स आपको यहाँ से मिलेंगे, तो ये हो जाएगा समथिंग 16 आवर्स यहाँ से मिल जाएगा। 6401 कैरी 40 समथिंग 40 आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 40। अब मैं इंटू 4 कर रही हूँ क्योंकि 4 मिनट्स जो है उसमें से मुझे उस रेट से कम हो रहा है, तो 40 इंटू 4 करेंगे, ये आ जाएगा 160 मिनट्स। ठीक है, और मैं अगर इसको आवर्स में लिखूँ तो 1 आवर में 60 मिनट होता है। आप डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हो। अगेन समथिंग आपको यही मिल जाएगा 2 आवर्स में 120 मिनट्स हो गए, और आप इसका डिफरेंस करोगे तो 40 मिनट्स और आपको मिला। मेरा 2 आवर्स 40 मिनट्स मुझे और कम करना है इसमें से, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और 9, तो 9 समथिंग करके आपको मिलेगा मिनट्स। ठीक है, और आप चाहो तो वो जो मैंने डिफरेंस निकाला था वो भी आप कर सकते हो। 9 समथिंग करके मिल रहा है, और इन चारों ऑप्शंस में से मैंने इसीलिए एग्जैक्ट नहीं निकाला, क्योंकि ऐसा अगर 9 ये जो चारों ऑप्शन थे वो सारे 9 बजकर ही कुछ मिनट दिखा रहे होते तो मैं बिल्कुल इसको एक्यूरेट सॉल्व करती। अदरवाइज ये जो सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है 9:20 AM, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन आईडी जो थर्ड की है वो करेक्ट। ABCDE आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन मतलब जो ऐसा एक पॉलीगन जिसकी 5 साइड्स हों, और रेगुलर मतलब होता है कि जितनी भी साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो एक हमें फिगर गिवन है और हमसे पूछा गया है द एंगल ABC, तो एंगल मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि एंगल क्या होगा। तो इसके लिए कुछ रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए कि जो पेंटागन होता है, पेंटागन एक्चुअल में उसका शेप कैसा होता है। अगर हम इनको जॉइन कर दें, इसको आपस में इसके वर्टिसेस को हम जॉइन कर दें, तो इस तरीके से हमें मिलता है पेंटागन। और पेंटागन की जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सारे 108 डिग्री के होते हैं। रेगुलर से यहाँ पर हमें यही हेल्प मिल रही है। अगर इरेगुलर पेंटागन है तो वो सिर्फ ये बताता है कि 5, एक ऐसा पॉलीगन जिसके 5 साइड्स हों, बट रेगुलर लगाते ही उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, और क्योंकि सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो रेगुलर पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सारे 108 डिग्री होते हैं। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो इसको हमने कंप्लीट कर दिया। इस फिगर को देखिए, हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। ये है हमारा रेगुलर पेंटागन। इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे, ये हमारा पेंटागन बन गया। ठीक है, और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये जो पूरा एंगल है वो है 108 डिग्री का, और ये किसके कितने इक्वल पार्ट्स हो रखे हैं। पहला ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, इसके 3 पार्ट्स हो रखे हैं। तो 108 को हम जब डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यह जाएगा 336 डिग्री। तो ऑप्शंस एक बार देख लीजिए, 48, 72, 54 एंड लास्ट इज 36 डिग्री। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कुछ और रिजल्ट्स भी मालूम होने चाहिए, जैसे कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, एक ऐसा पॉलीगन जिसके 4 साइड्स होते हैं, तो उसका जो इंटीरियर एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और पेंटागन जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया उसका होता है 108 डिग्री। अब जैसे कि पेंटागन आया है वैसे ही हेक्सागन या सेप्टागन भी आ सकता है, इसीलिए हम अगर इनके एंगल्स को याद रखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हो जाएगा। हेक्सागन होता है 120 डिग्री का, सेप्टागन पेंटागन के 5 साइड्स होते हैं, हेक्सागन के 6 साइड्स होते हैं, सेप्टागन के 7 साइड्स होते हैं, और ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स। तो सेप्टागन का जो एंगल है वो होता है 128.57 समथिंग। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
consider a parallelogram ABCD with center O and E as the midpoint. ये midpoint है, CD का midpoint है E, ओके। एंड हमें एरिया फाइंड करना है OAE का, मतलब इस वाले ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये मालूम है कि अगर जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। और बेस यहाँ पर हमें गिवन है ए, ओके। आप रिजल्ट में देखिए, जो भी ऑप्शन है उसमें देखिए A इंटू एच ही है। बेस क्या है यहाँ पर हमारा ए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया A इंटू एच, हाइट हमें ये गिवन है h है। और अगर हम पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मतलब अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, C और O को ज्वाइन कर दिया, तो ये पूरा जो पैरेललोग्राम है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। और क्योंकि मुझे इसका फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, तो मैंने जो ये पोर्शन है पूरे पैरेललोग्राम से ये हटा दिया, तो मेरे पास अब जो एरिया आ गया है हाफ पैरेललोग्राम का, वो हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू A इंटू एच, ओके। देन आप देखिए ये जो E है वो मिड पॉइंट है, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, एक ये ट्राइंगल हो गया ACD, और E एज अ मिड पॉइंट है और यहाँ से ये ज्वाइन हो रखा है। तो इसका भी एक रिजल्ट हमारे पास होता है कि सपोज करो अगर ये एक ट्राइंगल है और इस साइड का एक ये मिड पॉइंट मैंने ले लिया है और इसको हमने ज्वाइन कर दिया है, तो ये ट्राइंगल्स जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई अगर हम करें तो ACD, ये जो ट्राइंगल है ACD, CD का जो मिड पॉइंट है वो E है और जो कि हमने A से ज्वाइन कर रखा है, तो हमें ये दो, एक तो ये वाला एक शेड वाला पोर्शन और दूसरा ये वाला पोर्शन, 2 ट्राइंगल्स में हमें मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं अब, क्योंकि हमें सिर्फ इसका चाहिए, तो अगेन जो हमारे पास ये टोटल था पूरा, इसका हम फिर से हाफ़ कर देंगे, और हाफ़ करने पर अब हमारे पास आ गया 1/4 A इंटू एच। और ये एरिया किसका है, अब ये एरिया इस पूरे का है। अगेन हमें सिर्फ ये जो मैंने ब्लू से मार्क कर रखा था उसका ही चाहिए, तो आप वापस से वही सेम रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। अब देखियो ट्राइंगल हमारे पास ये वाला है, ACE वाला ट्राइंगल है, ठीक है। O अब मिड पॉइंट हो गया और ये हमने ज्वाइन कर रखा है, अगेन ये उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो वापस से हमने 1/2 जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज़ 1/8 AH। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कैटेगरीज क्वाड्रूपेड, मैमल, व्हेल, हाउस लिज़ार्ड, ठीक है। तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं कि हमें एक डायग्राम के थ्रू जो भी हमें कैटेगरीज दी हैं हुई हैं उनको डायग्राम्स के थ्रू रिलेट करके बताना होता है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमें टर्म्स दी हुए हैं उनको उनके डेफिनेशंस हमें अच्छे से पता हो। अगर डेफिनेशंस अच्छे से पता नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब जैसे कि पहला है क्वाड्रूपेड, मैमल, व्हेल एंड लास्ट इज हाउस लिज़ार्ड। तो क्वाड्रूपेड की डेफिनेशन होती है कि इसमें जिनके भी 4 फीट होते हैं वो इस क्वाड्रूपेड की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैमल्स जो हैं, मतलब कि एक मदर जो बेबी को नरिश करती है, वो सारे मैमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। देन व्हेल एंड हाउस लिज़ार्ड्स तो वी नो क्या होता है, ठीक है। तो हम अगर इनकी कैटेगरीज़ को देखें तो जो हाउस लिज़ार्ड्स होती हैं वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आती हैं, मैमल्स की कैटेगरी में नहीं आती। हाउस लिज़ार्ड्स व्हेल भी नहीं होती, बट हाउस लिज़ार्ड्स को हम क्वाड्रूपेड की कैटेगरी में डाल सकते हैं ड्यू टू दिस 4 लेग्स की, ठीक है, 4 लेग्स की वजह से। तो हमने अगर ये लिज़ार्ड का कैटेगरी बनाया है तो उससे बड़ा कैटेगरी हमें बनाना होगा क्वाड्रूपेड का। ये मैं रफली बना रही हूँ सो दैट मुझे एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से ये डायग्राम बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेल्स देखें, तो जो वेल्स होती है वो हाउस लिज़ार्ड्स नहीं होती, वेल्स जो होती है बट मैमल्स होती हैं, क्योंकि मैमल्स की आप डेफिनेशन देख सकते हो, जो मदर नरिश करे, ठीक है, अपने जो यंगर वंस हैं, जो उनके बेबीज़ हैं, तो मैमल्स की कैटेगरी में नहीं जाता। एंड वेल्स जो है वह सारी वेल्स जो है
वेल्स क्वाड्रूपेड भी नहीं होती। तो अगर इसकी कैटेगरी वेल की कैटेगरी बनाई तो अगर ये वेल है तो सारी वेल्स जो होती हैं वो मैमल्स होती हैं, ठीक है। तो इसको सारी जो वेल्स हैं वो मैमल्स हैं। अब मैमल्स पे आ जाए तो उसमें हाउस लिजार्ड्स नहीं आते, क्योंकि हाउस लिजार्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं। और मैमल्स, वेल्स में मैमल्स आते हैं, मैमल्स में वेल नहीं आते, ठीक है। तो मैमल्स में लाइक मैमल्स में ऑलमोस्ट सब कुछ ही मैमल्स में आता है, लाइक आपके जो बैट्स भी इसका एक एग्जाम्पल है, वेल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स। तो मैमल जो है वो ज़्यादा बड़ी कैटेगरी है और वेल उसका वन ऑफ द कंपोनेंट है। देन क्वाड्रूपेड्स में सारे मैमल्स ऑलमोस्ट जो है वो क्वाड्रूपेड ही होते हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे वेल जो है वो मैमल है बट क्वाड्रूपेड नहीं है, क्योंकि 4 लेग्स नहीं होते। तो जैसे कि बैट्स जो हैं वो भी मैमल्स हैं बट वो क्वाड्रूपेड की कैटेगरी में नहीं आते। इसी तरीके से 2-3 कैटेगरीज ऐसी हैं जो क्वाड्रूपेड्स नहीं है। तो सारे मैमल जो हैं आप पार्शियली आप लिंक दिखा सकते हो। जैसे कि ये मैंने मैमल बनाया था तो ये हम थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी मैमल्स होते हैं वो सारे क्वाड्रूपेड ही होते हैं, बस कुछ ही ऐसी कैटेगरीज हैं। बैट्स जो हैं वो क्वाड्रूपेड्स नहीं होते, ठीक है। वेल्स भी नहीं होती, तो इसीलिए मुझे पूरा उसमें नहीं इंटरसेक्शन दिखाना होगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से इंटरसेक्शन दिखा दिया। ये मैंने रफली बनाया है कि इसी तरीके से बनना चाहिए। और वेल्स और हाउस लिजार्ड में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। अब जितने भी 4 डायग्राम्स हैं हम उनमें से देखेंगे, तो आप रिलेट अगर करोगे, जो थर्ड वाला सेकंड वाला है उसको आप देखोगे क्लियरली ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इन्होंने ये दोनों ही जो मैंने अलग अलग इंटरसेक्शन में बनाए हुए दोनों ही एक में इंक्लूड कर दिए हैं। फर्स्ट वाले में मैंने कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं बनाई है जो तीनों चीज़ों को इन्वॉल्व करती हो, फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग हो गया। थर्ड मैंने कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं बनाई है जो इसका इंटरसेक्शन किसी के साथ भी कुछ नहीं है, लाइक डिसजॉइंट है बिल्कुल से, थर्ड भी रॉन्ग है। लास्ट फोर्थ जो है वो करेक्ट है। वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि अगर ये लिजार्ड बनाया गया है तो ये क्वाड्रूपेड बनाया गया होगा, ये वेल्स बनाया गया होगा, ये मैमल बनाया गया होगा, और मैमल्स और क्वाड्रूपेड में जो इंटरसेक्शन होता है वो ये दिखाया गया है। तो फोर्थ जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एपिडेमिक इज स्प्रेडिंग इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज P। ये हमने मान लिया कि पॉपुलेशन का साइज़ है P, और एपिडेमिक मतलब एक महामारी, कोई महामारी है जो ये पॉपुलेशन है टोटल, इस एरिया में वो स्प्रेड हो रही है। द रेट ऑफ स्प्रेड आर ऑफ द डिसीज़ एट ए गिवन टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू बोथ। और जो ये महामारी जिस रेट से स्प्रेड हो रही है वो हमने R बोला हुआ है। द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द डिसीज इज एन को यहाँ से डिनोट किया गया है कि कितने लोग इस डिसीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है, पहला 2 कंपोनेंट्स के प्रोपोर्शनल है, पहला कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ़ पीपल नॉट येट अफेक्टेड बाय द डिसीजेस, मतलब दोनों के ही प्रोपोर्शनल है ये। तो कौन सा ऐसा ग्राफ है, ग्राफ देखिए हमें पूछा गया है R वर्सेस N का, मतलब कि जो रेट है जिस रेट से ये एपिडेमिक स्प्रेड हो रहा है, और N यहाँ पर है पीपल अफेक्टेड बाय द डिसीजेस। तो इन दोनों के बीच का हमें ग्राफ देखना है, ठीक है। तो जो पहला ग्राफ है उसमें देखिए R यहाँ पे रेट डिनोट कर रहा है वाई एक्सिस पे, और ये एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ़ पीपल अफेक्टेड बाय द डिसीजेज है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर सा ग्राफ बनाया हुआ है, स्ट्रेट लाइन। तो आप देखो कि ये जो P है ये क्या था, ये पॉपुलेशन की साइज़ थी, ठीक है। अब आप ये देखो, सपोज करो एक स्मॉल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस पॉपुलेशन में सिर्फ 4 ही लोग हैं, ठीक है, जहाँ पर ये महामारी फैली हुई है, तो जब ये चारों के चारों लोग ही इफ़ेक्ट हो जाएंगे तो क्या कोई और लोग बचेंगे इफ़ेक्ट होने के लिए? आप जब हम P पर जा रहे हैं तो भी ये ग्राफ जो है वो लीनियर ही जा रहा है, स्ट्रेट लाइन ही दिखा रहा है कि मतलब एक बहुत ही शार्प जो है इसका रेट है, और उसी रेट से सारे जो लोग हैं वो उनके बीच में ये महामारी जो है वो स्प्रेड हो रही है। बट जब जो पॉपुलेशन की जो साइज़ है जब वहाँ तक पहुँचेगा, ऑफ कोर्स ये बात है, जब सबको हो जाएगा तो वो जो ग्राफ है वो ऐसा शो नहीं करना चाहिए कि टोटली लोग हैं उसमें, ठीक है। तो पहला इसलिए रॉन्ग है। सेकंड में देखिए कि एक थोड़ा सा पीक पे जा रहा है रेट,
और उसके बाद जैसे जैसे हाफ के बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर भी आकर ये पोर्शन शो किया गया है पी साइज पर। तो आप ये चीज़ ध्यान दो, द मोमेंट कि जितने भी लोग हैं जो पॉपुलेशन में जो साइज बताई गई है पी, जब उन सबको ये जो एपिडेमिक है जब उन सब में स्प्रेड हो जा रहा है, तो वो उसका जो ग्राफ है वो आके पी पर रुक जाना चाहिए, ठीक है। बट आप यहाँ पर देखें तो वो रुका हुआ नहीं है, वो जो उसका स्लोप है वो बस नीचे की तरफ आया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से सेकेंड भी रॉन्ग है। थर्ड, जैसा कि मैं कह रही थी कि पी पर आके रुक जाना चाहिए, ये करेक्ट है। लास्ट देखिए अगेन, जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और पी पे और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट वाला भी रॉन्ग है, थर्ड जो है वो करेक्ट है कि जो एक बार पीक पर आया है एंड क्योंकि ये एन और एन डैश, देखो जब हम यहाँ पर बात करें, इस पे बात करें, तो इस टाइम पे ग्राफ ये बताता है कि आधे लोग ऐसे हैं जो स्प्रेड, जिनमें ये एपिडेमिक स्प्रेड हो चुका है, और आधे लोग जो है वो बचे हैं। दोनों के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, दोनों के प्रोपोर्शनल है ये। तो वही ये जो चीज़ है रेट, ये एग्जैक्ट यही ग्राफ शो कर रहा है, उसका परफेक्ट ग्राफ है ये थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ए एंड बी इन दिस फॉलोइंग फिगर। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो दो तरह से आ सकता है। एक क्वेश्चन तो होता है कि दो पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच का आप डिस्टेंस बताइए, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो दो प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना होता है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। सी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है हमेशा पैरेलल लाइंस के ही से रिलेटेड ही क्वेश्चन हो, प्लेन से रिलेटेड भी आ सकता है। तो फॉर्मूला क्या है पहले मैं वो आपको समझा देती हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगर प्लेन का क्वेश्चन होता तो सिंपली उसका ये फॉर्मूला है। सपोज करो कि प्लेन की इक्वेशंस कुछ ऐसे हमें गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल्स टू डी वन बोल देते हैं। देन नेक्स्ट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल्स टू डी टू। ये दोनों प्लेन्स की इक्वेशन है, एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, ठीक है। इस टाइप की दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो डिस्टेंस डी पता लगाने के लिए इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस मैंने डी मान लिया है, तो वो होता है मोड, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, डी माइनस डी टू, डी वन माइनस डी टू। ये जो हमने डी वन डी टू लिया है यहाँ पे उसका डिफरेंस होता है, एंड डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये हो सकता है कि ए बी सी यहाँ पे ज़रूरी तो नहीं है कोएफिशिएंट सेम हो जो भी हमें प्लेन्स गिवन है। तो अगर प्लेन्स की जो भी कोएफिशिएंट सेम नहीं होते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जो एक इक्वेशन है उसमें वो पर्टिकुलर मल्टीपल मल्टीप्लाई 2 3 जो भी हमें चाहिए उन दोनों के कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्योंकि जो प्लेन्स हैं वो पैरेलल होंगे तो आप उसमें कोई एक जो स्केलर मल्टीप्लाई करने पे आपको जो दूसरा प्लेन है वो मिल जाएगा। d1 d2 की वैल्यू जो है वो चेंज रहेगी हमारी, तो वो हम इस फॉर्मूले में लगाकर अपना डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ जो है वो लाइंस के केस में यूज़ होती है। लाइंस के केसेस में जो है आपका जो सी कॉर्ड ये है वो नहीं रहेगा, सिंपली इसी तरीके से लाइंस आएंगी और हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। वो मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। अब यहाँ पे पहले ग्राफ में हमें लाइंस गिवन नहीं है, हम लाइंस पता कर लेते हैं कि क्या होगी। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। दूसरी अगर हम लाइन देखें तो इसका जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा, 0 पर -2 वैल्यू आ रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 0। ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। तो जो जनरल लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप देखो तो ये ओरिजिन से कितना शिफ्ट हो रखी है, 2 कोऑर्डिनेट्स पे, मतलब 0 से यहाँ पे 2 पे शिफ्ट हो गई है। तो आप सिंपली चाहो तो y ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, बट मैं आपको वे बता देती हूँ। दो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, पहला कोऑर्डिनेट है 0 -2, दूसरा है 2 0। तो आपको लाइन की इक्वेशन पता है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y माइनस y2
y2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x माइनस x2। सो y1 की वैल्यू इसको मैं मान लेती हूँ x1, y1 दिस इज x2, y2। तो y1 की वैल्यू हो जाएगी -2, y माइनस y2 की वैल्यू है 0, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 0, x माइनस 2। सो ये मिल जाएगा y प्लस 2 बाई y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो विल गेट y प्लस 2 x माइनस 2 is equals to xy. This will be xy plus minus 2y plus 2x minus 4 is equals to x y। xy से xy कैंसिल हो गया, 2 को हम कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। ठीक है, वैसे तो ये जो ओरिजिन वाली लाइन थी वो सिंपली ट्रांसलेट हुई है। ठीक है, यहाँ से तो c की वैल्यू -2 आ जाएगी, बट दो जो इक्वेशंस हमें पता लगी हैं, पहली इक्वेशन तो सिंपली y इज इक्वल्स टू x हो जाएगी, जो ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है, और दूसरी इक्वेशन हमने पता लगा ली x माइनस का 2। तो मैं इस वाली फॉर्म में लिख के बता देती हूँ कैसे लिखेंगे। इस वाली फॉर्म में हम x और y को एक तरफ रखते हैं, जो d की वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे रखते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। उसी तरीके से ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, -2 था, इधर शिफ्ट किया, +2 हो गया, ये माइनस हो गया। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई। पैरेलल लाइंस होती है इसीलिए हमें ऐसी इक्वेशंस मिलती हैं। दिस d इज इक्वल्स टू d1 माइनस d2, नेगेटिव है पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, और कोएफिशिएंट इसका है 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट -1 है, अगेन 1 आ जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा d इज इक्वल्स टू 2/√2 विच इज़ d इज इक्वल्स टू √2। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा।